हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 10th क्लास का जो पेपर पोस्टपोन हुआ है या जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है वो पेपर, तो इस पेपर को डिस्ट्रॉय होने से कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज दो कैटेगरी के बच्चों को हुए हैं। जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया था, उन लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज मिला है कहीं ना कहीं, और जिन्होंने प्रिपरेशन किया था वो थोड़ा सा नाराज रहे होंगे इस डिसीजन से। मगर क्या कर सकते हैं, वो पेंडेमिक था। बट जो भी हो, ओवरऑल आपको जो स्ट्रीम चाहिए थी वो आपने लेनी है और ले भी ली होगी, आपने डिसाइड कर लिया होगा। उसमें से एक सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भी दो पार्ट है। मैथमेटिक्स 11th क्लास में दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है मैथ जो रेगुलर चल रही है, दूसरा है अप्लाइड मैथ। एक मैथ है और एक अप्लाइड मैथ है। ठीक है, अप्लाइड मैथ थोड़ी सी इजी है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज आगे जाके है कि 12th क्लास के बाद आपको कुछ बड़े कोर्स जैसे बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इस तरह की चीजें थोड़ा नहीं मिलेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप रेगुलर मैथ ही लें। बाकी जिन बच्चों ने अप्लाइड मैथ ली होगी उनकी क्लास अलग से चलेगी। हम स्टार्ट करते हैं आज मैथ 11th क्लास जो रेगुलर चलती आ रही है। मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ के जितने भी कंटेंट है वो आपको पढ़ने हैं। हो सकता है सिलेबस लास्ट ईयर जो रिड्यूस हुआ था वो सिलेबस लास्ट ईयर के साथ साथ इस ईयर भी रिड्यूस हो। तो पहले उस सिलेबस के ऊपर बात कर लेते कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें, जो हमारा सिलेबस है वो एक ही बुक है यहाँ पे मैथ्स के लिए। उसमें सबसे पहला चैप्टर है सेट्स, यही आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये सेकंड चैप्टर है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगो फंक्शन कह सकते हो। इसके अलावा फोर्थ आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, इन सब के अंदर पर्टिकुलर अपनी एक एक्सरसाइज है, मगर ये सिंपल एक एक्सरसाइज के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। बस 4.1 है इसके अंदर। इसके अंदर 5 एक्सरसाइज है, इसके अंदर 3 और इसके अंदर भी 5 एक्सरसाइज है। तो इसके अलावा यहाँ पे 5th चैप्टर आता है आपका, इसको शॉर्टकट में आप कह सकते हो PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक न्यू चैप्टर आपके लिए, इसे आपको पढ़ना है। इसके अलावा ग्राफ आता है। ग्राफ का नाम दिया गया है यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी। ये ग्राफिकल चैप्टर है, यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। 7th परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो भी कुछ आप 11वीं क्लास में पढ़ने वाले हो इसका यूज बहुत है। जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ये, इनका यूज आगे जाके बहुत ज्यादा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, काफी नई नई चीजें सीखने जा रहे हो। 10th और 11th में फर्क तो होता है, मगर जो सिलेबस है वो इंटरेस्टिंग है। इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे जाके मैथ का यूज कहाँ कहाँ पे होना है। इसके अलावा 8th चैप्टर है। ठीक है, 8th चैप्टर है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 9th चैप्टर है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पढ़ा होगा आपने। इसके अलावा इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP और ऐड हो जाएगा। 10th चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पढ़नी होगी आपको डिटेल में। ठीक है, 11th चैप्टर है कोनिक सेक्शन। 12th चैप्टर है इसके अंदर 3D। 13 है डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पूरा नाम है इसका। 14th मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। इसके अलावा 15th यहाँ लिख देता हूँ, 15th चैप्टर है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स आपका 15th चैप्टर है।
और 16 आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो सबसे लास्ट में होता है, प्रोबेबिलिटी। ये आपका पूरा कंटेंट है आपकी फर्स्ट बुक का, जिसे आपको पढ़ना है। इसमें कई सिलेबस लास्ट ईयर कट थे, इस साल भी कट रहेंगे, जिसमें सबसे पहला कट आपका आ गया 4 चैप्टर पे। 4 चैप्टर जो है ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अंदर से जो रिडक्शन है, रिडक्शन यहाँ लिख देता हूँ, 3rd चैप्टर के अंदर जो रिडक्शन है वो एक्सरसाइज 3.4 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ क्वेश्चन, सम क्वेश्चन हटे हुए हैं, कोई एक्सरसाइज तो नहीं है लेकिन सम क्वेश्चन इसके अंदर हटे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ डिलीटेड है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा आ रहा है। बाइनोमियल आपका कट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग आपका कट है। ये वो चैप्टर है जो आपको बिल्कुल कट है, ये आपको नहीं पढ़ने। और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी आपकी पूरी आ रही है। कुछ एक चैप्टर्स काट रखे हैं और कुछ एक क्वेश्चन काट रखे हैं। हर चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कटा है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। पहले आप ये फॉर्मेट उतार लो। इन फॉर्मेट को उतारने के बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज सेट्स क्या होता है। सेट्स पे चैप्टर नंबर 1 पे, इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार। कॉपी हो जाए तो बताना, कॉपी होने के बाद मैं एडिट कर दूंगा। आप सभी एक बार अपना नेम सेंड कर दें कमेंट करके, जिससे मुझे पता लग जाएगा कौन कौन क्लास ले रहे हैं। आगे कोई डाउट्स वगैरह, आज जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस पर अगर कोई डाउट्स वगैरह हो आप लोगों को, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है 8010264619। एक और नंबर है 83956596। ठीक है, 2 नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना कोई डाउट्स वगैरह हो तो। मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर। सेट्स, चैप्टर फर्स्ट, सेट्स। ठीक है, सेट्स क्या होता है? सेट्स एक ऐसा टॉपिक है, मान लो आपने कोई होल नंबर 1 से लेके 100 तक इंसर्ट करना है। आप बात कर रहे हो कि मुझे 1 से लेके 100 नंबर के बीच में इवन नंबर चाहिए, तो वो हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, इस तरह से डॉट 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 करके 100 तक। तो ये सारे इवन नंबर जो 1 से 100 तक के बीच में आते हैं, उसे आपको थोड़ा पुटअप करना है किसी ब्रैकेट के अंदर, कलेक्ट करना है। एक ब्रैकेट के अंदर आप चाह रहे हो कि 2 से लेके 2, 4, 6 जितने भी इवन नंबर है 100 तक, ये आप एक ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट कर लो। तो आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद आपको एक खास बात दिख रही होगी इसकी। पहला पॉइंट, ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? ये इसलिए वेल डिफाइंड है क्योंकि आप जानते हो ये सारे इवन नंबर्स हैं। ये सारे क्या चीज है? इवन नंबर्स है। इसके अलावा इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कलेक्ट किए गए हैं किसी से, तो इसका मतलब ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट।
यानी आपने एलिमेंट्स का मतलब यहाँ नंबर से है, ठीक है। आपने कुछ नंबर्स जो इस वर्ल्ड के अंदर हैं, उन नंबर्स को आपने यहाँ पे कलेक्ट किया और उसे डिफाइन कर दिया अच्छे तरीके से। तो डिफाइन कर दिया तो उस केस में ये आपका सेट्स कहलाता है। तो सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखिए पहले। सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन लिखी जाती है। सेट्स की डेफिनेशन क्या होगी? सेट्स की डेफिनेशन होगी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है, या कोई मतलब ये लगा लो नाउन वगैरह हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो डेफिनेशन हो गई यहाँ पे अ वेल डिफाइंड, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, 10th क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास होती है और डेफिनेशन पे पूरा चैप्टर चल रहा है। अ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड को अंडरलाइन कर रहा हूँ। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई सा भी नंबर, कोई सा भी नाम, सब कुछ आ सकता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है। आप देख सकते हो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। सेट्स क्या होता है? सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या चीज हो सकता है इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्जेक्ट केवल नंबर हो सकता है, तो नहीं। ऑब्जेक्ट नंबर के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। नंबर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। और नॉवेल्स, नंबर ऑफ नॉवेल्स हो सकते हैं, किसी ने नॉवेल्स बनाई है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीसीज हो सकते हैं, जो एनिमल्स की प्रजातियां होती हैं, एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है जो आप यहाँ पे कलेक्ट करना चाह रहे हो। रोल नंबर हो सकता है आपका, आपके मार्क्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें। तो सेट्स क्या होता है आपको ये समझ में आ गया होगा। सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी क्लास में टोटल 5 बच्चे हैं, ठीक है। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। राम, श्याम, मोहन, ठीक है। इसके अलावा रिया, ठीक है। इसके अलावा सुरभि। इस तरीके से 5 नाम आपके सामने लिख दिए। तो मान लिया ये रोल नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। तो आपने रोल नंबर 1 to 5 आपने डिफाइंड कर दिया कि ये राम है, श्याम है, मोहन है, रिया है, सुरभि है, ये 5 लोग हमारी क्लास में बैठे हुए हैं। तो सेट्स क्या चीज है? सेट्स फोकस करता है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट्स फोकस करता है वो एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक ब्रैकेट के अंदर रख दे। हमेशा आपको सेट्स के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। जब भी आप सेट्स को एक्सप्लेन करोगे तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे। बाकी बाद में हम पढ़ेंगे इंटरवल वगैरह क्या होता है। फिलहाल सेट्स की डेफिनेशन पढ़नी है आपको और सेट दिखता कैसा है वो पढ़ना है। मैं इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूँ आपको। आपका मन कर रहा है कि 1 से लेके 1000 तक लिखने का नंबर, तो 1 2 3 आप डॉट 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 करके 1000 तक भी शो कर सकते हो। सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के ये आपके सेट्स है। अब सेट्स की खास बात क्या होती है? तो सेट्स जो है वो याद रखना फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है। सेट्स का ध्यान रखना, सेट्स फाइनाइट भी होता है, यानी सेट्स जो है वो फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। जैसे कि ये आपका फाइनाइट है, 1 से स्टार्ट हुआ 1000 तक रुक गया आके, तो ये सेट्स फाइनाइट है। ये भी सेट्स आपको फाइनाइट है। राम से शुरू हुआ, सुरभि पे खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं तीसरा एग्जांपल दूं, जैसे इनफाइनाइट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपका मन कर रहा है कि 1 से लेके काउंटिंग शुरू करनी है और एंड तक कुछ पता नहीं है कहां तक जा रही है, तो ये इनफाइनाइट का एग्जांपल है। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड तक जाते हैं। मगर ये इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा। ये फाइनाइट सेट कहा जाएगा, ये भी फाइनाइट सेट कहा जाएगा। तो इतनी सारी बातें आपको मैंने बताई कि सेट्स डिफाइंड, डेफिनेशन क्या होता है सेट्स का। वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर, नेम, एनीथिंग जो आप प्लॉट कर सकते हो। सेट्स कर्ली ब्रैकेट में दिखाया जाता है। सेट्स फाइनाइट होता है, सेट्स इनफाइनाइट होता है।
इनफाइनाइट में स्टार्टिंग का तो पता होता है लेकिन एंडिंग का पता नहीं होता। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट इसके बाद बताता हूँ आपको क्या करना है। इसको कॉपी आप वीडियो को दोबारा देख के रोक के उस टाइम पॉज करके कर लेना, ठीक है। मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन वगैरह कराते हैं इस पे। वीडियो आप जब दोबारा देखोगे तो उस टाइम पे आप नोट डाउन कर लेना। फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ आपको और उसको कॉपी में नोट कर लेना वीडियो को दोबारा चला के। सेट्स के अंदर धीरे धीरे से आपको इसमें काफी चीजें पढ़नी है। उसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। सेट्स के अंदर इंट्रोडक्शन बताने के बाद अब हमें ये बताना होगा सबसे पहले कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। कौन सा सेट है तो कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, यानी कि इसमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। कुछ एक मैं कर देता हूँ, कुछ एक आप कर लेना। एनसीईआरटी गूगल से डाउनलोड कर लेना अगर आपने बुक परचेज नहीं किया तो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं दे दूंगा पीडीएफ। विच इज अ सेट, इसमें से कौन सा सेट है वो देखो। सेट्स कौन से, इसके लिए इसने बोला है सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है। बिगिन विद लेटर जे। इसने आपसे कहा है कि मुझे ये बताओ कि ये सेट है या नहीं है, कि ऐसे मंथ जिनका लेटर जे से शुरू होता हो वो क्या सेट्स बना सकते हैं। तो याद रखना सेट्स की डेफिनेशन क्या थी। सेट्स की डेफिनेशन थी कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो कलेक्ट होने के लिए इतना होना चाहिए कि आप उसको आराम से कलेक्ट कर सको। तो आप जानते हो कि एक ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, ठीक है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल वगैरह जितने भी है, उसमें से उसने कौन सा मांगा है, वेल डिफाइंड किया उसने, ठीक है, कि वो लेटर जे से शुरू होना चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पे आपको सेट मिल जाएगा। यस वी कैन मेक फॉर्म अ सेट। उसके लिए पहला जे से स्टार्ट होने वाला मंथ जन है, उसके बाद जून आता है, फिर जुलाई। ये सभी लेटर वेल डिफाइंड है और इसके अलावा कलेक्ट किए जा सकते हैं 12 मंथ में से। तो इसका मतलब कलेक्शन हो रहा है और साथ में क्या है, वो लेटर जे से डिफाइंड है।
तो इनकी खास बात क्या दिखी आपको? वेल डिफाइंड थे, इसके अलावा कलेक्ट किए जाने लायक थे। 12 मंथ में हमने सिलेक्ट कर लिया। हमें जब पता होगा मेजर में से माइनर कितना सिलेक्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो 12 में से वो मंथ स्टार्ट हमने कर दिया यहाँ पे, जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, 2-3 पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी पार्ट आप कर लेना। इसमें बोला है अ कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, अ कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन। तो आप जानते हो आपकी क्लास में जो बॉयज होंगे वो लिमिटेड होंगे, उनको कलेक्ट किया जा सकता है, और वो वेल डिफाइंड होंगे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? वो रोल नंबर 1 पर्टिकुलर किसी एक बच्चे का होगा, रोल नंबर 2 किसी एक बच्चे का होगा, रोल नंबर 10 किसी एक बच्चे का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वेल डिफाइंड है। ये हम कह सकते हैं कि यस इट इज अ सेट। इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता वो बॉयज कौन कौन से हैं, क्या नाम है। बस आपको बोलना है यस इट इज सेट। इसका रीजन दे देना है, इट इज सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। हमेशा जब भी आपको आंसर लिखना है तो ये वर्ड जरूर लिखना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट बन सकता है, अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं बन सकता है। अगर आपसे कहा जाए दुनिया में जितने भी स्कूल है उन सब के नंबर ऑफ बॉयज, तो वो निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, और काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसे हम सेट के अंदर प्लॉट कैसे करेंगे फिर? तो इसीलिए वो आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पर एक क्लास के अंदर सबको पता है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्कूल है उनका रोल नंबर कैसे प्लॉट करोगे? क्लास के अंदर तो प्लॉट कर दोगे कि रोल नंबर 1 एक बच्चा है। वर्ल्ड के अंदर तो रोल नंबर 1 कितने बच्चों के होंगे पता नहीं। इसलिए एक क्लास की बात हो रही है तो वहां पे ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर स्कूल की बात हो रही होती, ये एक क्लास की बात हो रही होती कि 11वीं क्लास के वर्ल्ड के अंदर जितने बच्चे उनके बारे में बताओ, तब ये सेट नहीं होता। लेकिन अगर ये क्लास की बात हो रही है तो इसका मतलब फिलहाल ये सेट है, क्योंकि क्लास अगर स्कूल के अंदर आता होगा, इसने योर लगा रखा है, इसका मतलब आपकी क्लास की बात कर रहे हैं। तो आप अपनी क्लास में देखोगे तो लिमिटेड लोग होंगे, लिमिटेड बॉयज होंगे, किसी का रोल नंबर कुछ होगा, किसी का रोल नंबर कुछ होगा, तो उस केस में ये आपका वेल डिफाइंड है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इसने आपसे कहा है कि बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सेट है या नहीं है। तो बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सेट नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेस्ट प्लेयर जो है वेल डिफाइंड नहीं है। अगर इस महीने बेस्ट प्लेयर मान लो कोई विराट कोहली है, तो हो सकता है अगले महीने बेस्ट प्लेयर कोई और हो, फिक्स नहीं है कि बेस्ट प्लेयर ही है। ठीक है, अगर मान लो कि 2012 में बेस्ट प्लेयर कोई और रहा होगा, 2013 में कोई और रहा होगा, 2020 में कोई और रहा होगा बेस्ट प्लेयर, 2021 में कोई और रहा होगा बेस्ट प्लेयर, तो कुछ वेल डिफाइंड नहीं है कि ये बेस्ट प्लेयर क्या है, बेस्ट प्लेयर फिक्स है कि नहीं है। ऊपर से ये भी नहीं पता बेस्ट प्लेयर किस फॉर्मेट की बात कर रहा है, टेस्ट मैच की बात कर रहा है, वनडे की बात कर रहा है, T20 की बात कर रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये बेस्ट प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में कौन है। वो तो हर साल चेंज होता रहता है, हर महीने चेंज होता रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ बोलना है इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सीधा आंसर बोलना है इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सेट। ये आपका सेट नहीं है। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए कि सेट क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको केवल 2 वर्ड ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट है, अगर आपको लगता है ये वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। जो चीजें चेंज होती रहती हैं साल के हिसाब से, हर साल के हिसाब से, ईयर बाय ईयर चेंज होती रहती है, मंथ बाय मंथ चेंज होती रहती है, वो कभी सेट नहीं है। अब मान लो मुंशी प्रेमचंद्र जी के नॉवेल्स, वो कितने हैं? वो एक इतने हैं कि हर साल पता नहीं, उसको आप काउंट करोगे तो हो सकता है कितने सारे इनफाइनाइट हो जाए वो। ठीक है, लेकिन वो मुंशी प्रेमचंद्र के वो नॉवेल्स है, तो किसी और के तो नहीं है, तो काउंट तो किए जा सकते हैं, वो बात अलग है, इनफाइनाइट हो जाएंगे।
लेकिन सेट्स कहा जाएगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। लेकिन अगर कहा जाएगा ऑल नॉवेल्स इन द वर्ल्ड, तो ये पता नहीं है कि किसके नॉवल की बात कर रहा है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। आपको एक ही वर्ड ध्यान रखना है सेट्स पे कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तब तो वो सेट्स भी नहीं होगा, अगर वो वेल डिफाइंड है तो सेट्स हो जाएगा। और एग्जांपल दे सकता हूँ, इवन इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें लेना क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इवन होना चाहिए, तो वो वेल डिफाइंड है। बाकी हमें पता है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, सेट्स इनफाइनाइट में होते हैं, तो उस केस में वो पॉजिटिव इवन नंबर्स आपका सेट्स हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट से चला जाएगा। तो सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, 2-3 पार्ट बताया मैंने आपको कि किस तरीके से सेट्स होता है, इसे आप उतार लो। उसके बाद मैं आपको इसके आगे पढ़ाता हूँ। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं, जब वीडियो एंड हो जाएगी तो उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप इसको बाद में देखेंगे वीडियोस को, तो ये सभी चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसके आगे अब आपको बता देता हूँ, इसके आगे का कंटेंट जो भी है वो बता रहा हूँ। सेट्स एक आसान चैप्टर है, लेकिन उसमें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला साइन है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अगला साइन आपका है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये बिलोंग्स टू है। इसको कहा जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, देखो जब कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर होता है, ठीक है, सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उस सेट्स को। और मान लो कोई एलिमेंट उस सेट्स के अंदर है ही नहीं, तो उस टाइम पे उस एलिमेंट को जिसकी बात हो रही है वो अगर सेट्स के अंदर नहीं है, तो हम कह देंगे वो नॉट बिलोंग कर रहा है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसके ऊपर। मान लो एक सेट है ए सेट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है और 100 आ रहा है। तो मैं आपको इस पर 2-3 एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स सेट है, क्या 2 उसको बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये भरना है या तो ये भरना है। इसके अलावा दूसरा केस, ठीक है, दूसरे केस में 4 आ रहा है, वो क्या सेट ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड पार्ट में 5 आ रहा है, वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फोर्थ 6 आ रहा है, ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे फिफ्थ पार्ट 11 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है सेट ए को। सिक्स पार्ट 20 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ए को, ठीक है। इसके अलावा 100 कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिलोंग को। और एक और ले लेता हूँ, एलिमेंट 3 कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिलोंग। मैंने 8 एग्जाम्पल लिए, इस 8 एग्जाम्पल को हमें फिल करना है। बिलोंग्स का मतलब फिर आपको बता देता हूँ मैं। बिलोंग्स का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर है, उस सेट के अंदर अगर वो एलिमेंट है तब तो वो बिलोंग कर रहा है, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर है ही नहीं तब आप क्या लगाओगे, नॉट बिलोंग का सही। तो आप मुझे बताओ एलिमेंट की पहचान क्या होती है। याद रखना एलिमेंट्स की भी अपनी एक पहचान होती है।
एलिमेंट्स वो होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 100 है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ होगा वो एलिमेंट होगा। एलिमेंट वो होता है जिस पर ब्रैकेट नहीं लगा होता है, ठीक है। जैसे ये एलिमेंट है 2, तो हम लिख देंगे कि 2 इसका एलिमेंट है, तो 2 बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस 2 पे ब्रैकेट लगा होता, अगर उस 2 पे ब्रैकेट लगा होता, तब वो एलिमेंट नहीं होता। फिर से बोल रहा हूँ, एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर देखे जाते हैं, ब्रैकेट लगा के नहीं। ब्रैकेट लगा के वो एलिमेंट नहीं होता है, कुछ और होता है, वो बाद में बताऊंगा। एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर के टर्म होते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है वो आपका एलिमेंट है। 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 5, 11 और 100 एलिमेंट है। इसके बीच में कोई और नंबर्स नहीं है तो वो एलिमेंट नहीं है इसके, ठीक है। तो 2 जो है वो आपका इस ब्रैकेट के अंदर आता है, बिल्कुल आ रहा है। 2 एक एलिमेंट है, आ रहा है सेट के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए को 2 बिलोंग करता है, यानी 2 सेट ए के अंदर है। 4 है सेट ए के अंदर, देख लो कहीं पे, कहीं नहीं है 4, तो बोलोगे यार 4 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 5 है सेट ए के अंदर, तो 5 बिलोंग कर रहा है। 6 नहीं है तो 6 नॉट बिलोंग कर रहा है। 11 है तो 11 बिलोंग कर रहा है। 20 नहीं है तो 20 नॉट बिलोंग कर रहा है। 100 है तो 100 बिलोंग कर रहा है। 3 है लेकिन ब्रैकेट 3 नहीं है। मैंने बोला एलिमेंट हमेशा बिना ब्रैकेट के देखे जाते हैं। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, अंदर 3 है ना कि ब्रैकेट 3 है, अंदर 3 है ना कि ब्रैकेट 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं इस ब्रैकेट के अंदर, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला कोई एलिमेंट नहीं है। ब्रैकेट 3 तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन 3 है, तो इसका मतलब ब्रैकेट 3 नहीं है, तो ये क्या करेगा, नॉट बिलोंग। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट लिखा होता अंदर, अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता, तब वो बिलोंग कर जाता। ब्रैकेट के अंदर भी किसी एलिमेंट के अंदर ब्रैकेट लगा होता, तो वो एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एलिमेंट की पहचान वो होती है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के ब्रैकेट के बीच में जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, चाहे वो नंबर्स ब्रैकेट में हो चाहे ना हो, अपने खुद के ब्रैकेट में, वो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के ब्रैकेट के बीच में जितने भी नंबर्स है वो आपके एलिमेंट्स है, चाहे वो एलिमेंट्स ब्रैकेट में हो चाहे ना हो। अगर ब्रैकेट में है तब भी एलिमेंट काउंट होगा, ब्रैकेट में नहीं है तब भी एलिमेंट काउंट होगा। तो फिलहाल अगर ये 3 ब्रैकेट में होता तब ये बिलोंग कर जाता, क्योंकि वो एलिमेंट काउंट होता। मगर फिलहाल 3 तो ब्रैकेट में है नहीं, तो 3 अगर ब्रैकेट में नहीं है तो 3 एलिमेंट काउंट होगा, ब्रैकेट 3 नहीं, क्योंकि ब्रैकेट 3 है ही नहीं उसके अंदर। तो ब्रैकेट 3 नाम का कोई भी एलिमेंट अंदर नहीं है, इसलिए वो नॉट बिलोंग होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूँ आपको, ये एग्जांपल 1 था। एग्जांपल 2 देख लो एक बार। एक सेट है बी, इसके अंदर है 1, 2 और ब्रैकेट 3। ये आपका एक हिसाब किताब है। ये ब्रैकेट आप यहाँ लगा लो, 2 पे लगा लो ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या 1 बिलोंग करेगा सेट ए को? बिल्कुल करेगा, क्योंकि सेट ए को बिलोंग कर रहा है। इसके अंदर कितने एलिमेंट, 1, ब्रैकेट 2 और 3 एलिमेंट है, जिसमें 2 पे ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 2 पे ब्रैकेट लगाए तो इस बार एलिमेंट का नाम ब्रैकेट 2 हो जाएगा। तो 2 एलिमेंट है सेट ए का, 2 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, 3 ही एलिमेंट है इसके पास, एक 1 है, एक ब्रैकेट 2 है, एक 3 है। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें दिखती है वो एलिमेंट होता है। तो बड़े वाले ब्रैकेट में कितनी चीज दिख रही है, 1, ब्रैकेट 2 और 3। तो 2 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ब्रैकेट 2 दिख रहा है, वो बिलोंग करेगा। तो 2 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसके अलावा ब्रैकेट 2 एलिमेंट है, क्योंकि बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट क्या करेगा, वो आपका बिलोंग करेगा किसको, सेट बी को, सेट बी को, ठीक है। ये ए नहीं है, ये बी है, सेट बी, सेट बी। इसी तरह 3 बिलोंग कर रहा है, तो 3 भी बिलोंग कर रहा है, 3 सेट ए का पार्ट है, सेट बी का। तो सेट बी के अंदर आपने देखा कौन कौन बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर देगा, 2 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 2 उसका एलिमेंट नहीं है। ब्रैकेट 2 बिलोंग कर जाएगा क्योंकि ब्रैकेट 2 एलिमेंट है अंदर, और 3 बिलोंग कर जाएगा क्योंकि 3 यहाँ पे है, ठीक है, ब्रैकेट 3 नहीं करेगा। तो आपने देखा एलिमेंट्स क्या होते हैं,
एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है वो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट 1 होता है, कॉमा एलिमेंट 2 होता है। अगर ब्रैकेट लग गया है तो ये एलिमेंट 3 काउंट हो जाएगा ब्रैकेट में, ऐसे एलिमेंट 4 हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर के पार्ट होते हैं, चाहे वो ब्रैकेट में ना हो चाहे वो ब्रैकेट में हो, होते तो वो एलिमेंट है, और एलिमेंट्स ही बिलोंग किया करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं, एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग, एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग टू सेट। ठीक है, बिलोंग का साइन आप जानते हो, एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग टू सेट, चाहे वो एलिमेंट्स ब्रैकेट में हो चाहे वो नॉन ब्रैकेट में हो। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं बता दिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है वो एलिमेंट्स है। ये आप थोड़ा सा एक बार देख लो 1-2 मिनट के अंदर, और बाकी इसको कॉपी आप वीडियो खत्म होने के बाद कर लेना। ये आपने समझ लिया है, इसको नोट डाउन आप वीडियो के बाद कर लेना। मैं इसी पे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेने जा रहा हूँ, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके फिर हम उसको करेंगे, जवाब देना आप लोग उसका। 11th क्लास का सिलेबस इजी है, इतना टफ नहीं है। लोग कहते हैं जरूर है टफ है, लेकिन टफ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। जैसे कि उसमें से एक ये क्वेश्चन है, सेट ए दिया हुआ है, आप लोग बताना मुझे 1 2 3 4 और 5 और 6, ये सेट ए है। आप लोग बता सकते हो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन है? 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई ब्रैकेट नहीं है अंदर। होता है ब्रैकेट में कोई एलिमेंट तो वो भी उसका एलिमेंट का पार्ट होता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या किया करते हैं? एलिमेंट्स बिलोंग किया करते हैं, एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं अगर वो सेट के अंदर है तो सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 5 fill in the blanks A। सेकेंड पार्ट है 8 fill in the blanks A। थर्ड पार्ट है 0 fill in the blanks A। फोर्थ पार्ट है 4 fill in the blanks A। फिफ्थ पार्ट है 2 fill in the blanks A। सिक्स पार्ट है इसका 10 fill in the blanks A। ठीक है, अब इसका जवाब आप लोग दोगे कि ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। कमेंट करके यस या नो में आंसर देना। फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर दो, 5 सेट ए को बिलोंग करेगा। आप कमेंट करके आंसर दे सकते हो, क्या 5 उस सेट ए के अंदर आता है? क्या वो बिलोंग करेगा? सोचो, 5 बिलोंग करेगा या नहीं, यस या नो? 5 सेट ए के अंदर आता होगा तो बिलोंग करेगा, और नहीं आता होगा तो नहीं करेगा। तो क्या फर्स्ट पार्ट में 5 सेट ए के अंदर बिलोंग करेगा? बताओ यस या नो। ठीक है, 5 सेट ए के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि 5 सेट ए के अंदर तो आता ही है, तो आप यहाँ पे साइन दे दोगे बिलोंग्स का। इसी तरह 8 के बारे में बताओ, क्या 8 सेट ए के अंदर आ रहा है? 6 तक ही है, 8 नहीं आ रहा है, तो 8 बिलोंग नहीं करेगा। 0 बिलोंग करेगा? 0 भी नहीं आ रहा है, तो 0 बिलोंग नहीं करेगा। 4 करेगा? 4 आ रहा है तो 4 बिलोंग करेगा। 2 करेगा? 2 भी करेगा। 10 करेगा? 10 नहीं करेगा, क्योंकि 10 नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद कुछ मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है, 6th पार्ट हो गया, ये तो बुक के अंदर था, बुक में यहीं तक पूछा हुआ था। कुछ मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। 7th पार्ट ब्रैकेट 5, इसके बारे में बताओ, जो 7th और 8th पार्ट है। 3 बिलोंग करेगा, और इसका 9th पार्ट है
ब्रैकेट 3 और होल ब्रैकेट 3, ये तीनों पार्ट आपके क्या बिलोंग करेंगे, नहीं करेंगे, सोच के बताना। एलिमेंट्स बिलोंग क्या करते हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको। सेवन पार्ट में बताओ, सेवंथ पार्ट में बताओ क्या ब्रैकेट 5 सेट ए को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। सेवंथ पार्ट में सेट ए को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। सेवंथ पार्ट का आंसर दो कोई। देखो सेवंथ पार्ट का आंसर दे रहा हूं मैं। सेवंथ पार्ट में 5 एलिमेंट है, ब्रैकेट 5 कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने बार बार बोला इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ दिख रहा है वो एलिमेंट है, तो मुझे कोई अंदर ब्रैकेट 5 नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट 5 अंदर तो कुछ नहीं है, तो इसलिए ब्रैकेट 5 नाम का कोई एलिमेंट अंदर है ही नहीं, इसलिए नॉट बिलोंग करेगा। ऐसी ब्रैकेट 3 नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो भी बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे ही अंदर ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 नाम का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिख रहा है। आपकी नजर इतने पे होनी चाहिए बस, ऐसा कुछ इसके अंदर दिख रहा है, इन दो ब्रैकेट के बीच में ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी बिलोंग नहीं करेगा। ये आपका बिलोंग्स का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स। ठीक है, एक बार आप देख लो 1 मिनट के लिए, नोट डाउन तो वीडियो के बाद ही करना। चलो सही है आप लोगों का आंसर, आप लोगों ने जो भी बताया वो सही था। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपको क्लियर करने हैं, ये चैप्टर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है हम ये समझते हैं, किसी सेट्स के अंदर रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत कुछ आता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये बताना है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन। न्यूमेरिकल, कई लोग अलजेब्रा में भी करते हैं लेटर्स के अंदर, ये अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल या अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन। रोस्टर फॉर्म का मतलब है आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा, उस लैंग्वेज को समझते हुए आपको उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर बात करते हैं इस पे। रोस्टर फॉर्म अभी तक आप देखते आए हो, रोस्टर फॉर्म कैसा होता है। रोस्टर फॉर्म के अंदर में क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है कि सेट ए जो है वो लैंग्वेज फॉर्म में है। लैंग्वेज फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म भी करते हैं, अभी मैं उसको ही पढ़ाऊंगा। इसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ये साइन है सच दैट का। एक्स इस तरीके से है, इसकी हिंदी क्या हुई, एक्स सच दैट एक्स की हिंदी क्या हुई, एक्स इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, एक्स क्या है, इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। इसमें बोला है एक्स एक इंटीजर है, एक्स क्या है, एक इंटीजर है, और उसको और डिफाइन किया है, और एक्स -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है और इक्वल भी है और 7 से छोटा है। मैंने आपको बताया था कि आपको लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन मिला करेगा, इंपॉर्टेंट है ये, और आपको उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसा भी क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ सेट्स क्या होता है। एक वेल डिफाइंड होता है डाटा, और कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को उसमें से। तो आप मुझे बताओ कि एक्स तो एक इंटीजर है, एक बात क्लियर हो गई, लेकिन इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, वो तो -∞ से लेके पता नहीं कहाँ तक जाते हैं +∞ तक। उसमें से हम क्या क्या लें, तो उसने बोला है एक्स आप उसमें से कौन सा लोगे, -3 से बड़ा और इक्वल टू, यानी -3 ले सकते हैं। फिर कहाँ तक जाओगे नंबर लाइन में, 7 तक, -2 -1 0। बीच में पॉइंट इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर की बात हो रही है तो पॉइंट क्यों लूंगा। तो -3, फिर उधर मूव करूंगा, उससे बड़ी वैल्यू चाहिए,
तो उसके बाद -2 आता है, फिर 1 -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं 7 से छोटा हूँ, 7 के इक्वल नहीं हूँ। जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन है वैसे यहाँ पे तो नहीं है, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा ऐसा इंटीजर आपको बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा रोस्टर फॉर्म में, आप लिखोगे सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -3 आ जाएगा, सबको पता है क्योंकि -3 इक्वल भी है किसके एक्स के, उससे बड़ी वैल्यू आएगी -2 -1, बीच में पॉइंट इसलिए ले सकते क्योंकि इंटीजर की बात होगी, बहुत डिफाइन करके दिया है उसने। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 और 6 7 नहीं ले पाओगे क्योंकि x 7 से छोटा है, ये बात कर रहे हो। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन लैंग्वेज में होता है और हम उसको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, इसी को रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। न्यूमेरिकली या अलजेब्रिकली एक्सप्लेन जैसे ही कर दिया आपने, उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ये आपका रोस्टर फॉर्म है। कर्ली ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, एलिमेंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। लैंग्वेज वाले केस में क्वेश्चन दिया हो तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। लैंग्वेज में क्वेश्चन हो इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, लैंग्वेज में जो भी डाटा दिया हो उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो लैंग्वेज से अगर आपको एक्सप्लेनेशन वेरिएबल में आना है तो उसको क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ उसके ऊपर। फर्स्ट सेकेंड, इसने बोला है कि अगले क्वेश्चन में कि सेट बी है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इस तरीके से है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है। और डिफाइन किया क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, उसने बोला लेस देन 6 है। लेस देन क्या है? 6 है। x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। आप मुझे बताओ क्या ये सेट आराम से बन जाएगा? रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? अभी तो सेट बिल्डर फॉर्म में है क्योंकि लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आना है। उसके लिए डाटा पढ़ो। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होने के साथ साथ उसकी वैल्यू कितनी है? 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड तक जाते हैं, लेकिन मुझे कहां तक लेना है? 6 से कम लेना है। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 और 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि वो बोल रहा है लेस देन 6। लेस देन इक्वल टू 6 बोलता है तो मैं 6 भी ले लेता, लेस देन बोला है तो नहीं लूंगा। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये इसका रोस्टर फॉर्म है। एक तरीके से आपने रोस्ट कर दिया इसको। ठीक है, जो भी लैंग्वेज थी उसको आपने जस्ट ब्रेक डाउन कर दिया और क्लियरली बता दिया न्यूमेरिकली कि ये हुआ क्या। थर्ड पार्ट है इसका, देखो एक दो पार्ट आप भी कर लेना, एनसीईआरटी डाउनलोड करना गूगल से, अदरवाइज मेरे से मांग लेना। एक लैंग्वेज देखो, थर्ड पार्ट तो आप कर लोगे, थर्ड पार्ट की जगह इसमें देखो फिफ्थ पार्ट। इसने बोला है ई सेट है, तो इसने बोला है द सेट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपके सामने है। मैंने दो न्यूमेरिकली कर दिए, एक आध लैंग्वेज में कर रहा हूं मैं। तो अलजेब्रिकल देखो यहाँ पे इसने बोला है आप ऐसा सेट बनाओ रोस्टर फॉर्म में जिस लेटर का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री बनाए। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किससे बनाए? ट्रिग्नोमेट्री आपका किससे बनाए? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है जिन लेटर से बनाए उनको सामने लिख दो। याद रखना, जब कोई वर्ड आ जाता है तो उस वर्ड में जितने लेटर यूज हो रहे हैं, उस वर्ड में जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं उनको आपको लिखना तो है, लेकिन उनको रिपीट नहीं करना। जैसे कि टी 2 बार यूज हो रहा है तो आपको टी सेट्स के अंदर एक ही बार लिखना है। हमें तो ये बताना है ना कि कौन कौन सा लेटर यूज हुआ है, ये नहीं बताना कि कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या क्या यूज हुआ है। टी यूज हुआ है, कितनी बार यूज हुआ है ये नहीं बताना है। वर्ड के अंदर कितनी बार यूज हुआ है ये नहीं बताना है, ये बताना है कि क्या क्या लेटर यूज हुआ है। तो आप मुझे बताओ टी यूज हुआ है
इसके अलावा आर यूज हुआ है, आई यूज हुआ है, जी यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ होगा लेकिन आप एक बार लिखोगे। एन यूज हुआ है, ठीक है, एन यूज हुआ है, और क्या हो गया, ई यूज हुआ है, और वाई यूज हुआ है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे टी यूज हो चुका है, आर यूज हो चुका है, आई यूज हो चुका है, जी लिख ही दिया है हमने, ओ हमने लिख दिया है, एन लिख दिया है, ओ लिख दिया है, एम लिख दिया है, टी यहाँ लिख दिया है, आर हमने यहाँ लिख दिया है, वाई हमने यहाँ लिख दिया है। तो वर्ड जब सामने आ जाए तो आपको ये नहीं बताना है कि कितनी बार यूज हुआ है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से लेटर यूज में आ गए हैं। तो इसका मतलब ट्रिगो नो एम ई, यानी TRIGONMEY, ये वो लेटर्स है जो यूज किए गए हैं रिपीट कर करके, एक वर्ड बन गया ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बता दिया, मैंने आपको एक वर्ड भी बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ पार्ट कराया, बाकी के 2-3 पार्ट आप भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप ऊपर से इसको देख लो, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये नोट डाउन कर लेना वीडियो खत्म होने के बाद, जितनी भी चीजें हैं। अगला कॉन्सेप्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेट्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा बिलोंग्स क्या होता है, नॉट बिलोंग्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कैसे रोस्टर फॉर्म में आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो तो। अब हम पढ़ेंगे कैसे रोस्टर फॉर्म दिया हो तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ चलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म देखो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आपको एक लैंग्वेज डिफाइन करनी होती है यहाँ पे, जो कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, कि कोई सबसे नालायक बच्चा भी होगा ना, अगर वो पढ़ रहा होगा तो उसको पता लग जाएगी क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कोई मतलब किसी को भी इस तरह से आप ये एक लैंग्वेज लिख के दिखाओ कि सामने वाला अगर बहुत सीधा भी होगा, कुछ नहीं भी जानता होगा, तब भी वो सेट्स बना दे उस तरह का रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म को लैंग्वेज फॉर्म भी कहते हैं। आपको इसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए एक लैंग्वेज में लिखना होता है, जैसे कि आपने देखा पिछले क्वेश्चन में, लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको रोस्टर फॉर्म दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसा होगा देखो, क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म गिवन होगा, रोस्टर फॉर्म गिवन, रोस्टर फॉर्म से कहाँ पे आना होगा आपको, सेट बिल्डर फॉर्म पे, सेट बिल्डर फॉर्म, इस पे आना होगा आपको। इसका फॉर्मेट है, आपको शुरुआत में सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा लिखना ही है, जैसे मैं लिखता था एक्स प्लस दैट एक्स, हमेशा आपको लिखना है एक्स प्लस दैट एक्स। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल होगा तो, अगर वो अलजेब्रा होगा या वर्ड वाला होगा तब जरूरत नहीं है, तब आप सीधा लिख दो वर्ड। ठीक है, एक्स प्लस दैट एक्स इज अ व्हाट, जो भी कुछ है एक्स के बारे में बता दोगे, कॉमा डाल के उसको क्लियर करोगे कि वो एक्स क्या चीज है, किससे बड़ा है किससे छोटा है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर दोगे। ये इसका फॉर्मेट है कि एक्स प्लस दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इंटीजर वगैरह वगैरह, और वो एक्स कहाँ तक का इंटीजर है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, इतनी बात आप लिख दोगे। यही काम करना है रोस्टर फॉर्म देख के सेट बिल्डर फॉर्म में आने के लिए। इसके ऊपर हम एग्जांपल शुरू करते हैं देना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, सेट ए दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 3, 6, 9, 12।
बस इतना दिया, 3 6 9 12। आपको नहीं लगता ये 3 का टेबल है? आप सोचो, आपको नहीं लगता ये 3 का टेबल है? और 3 का टेबल कहां तक गया हुआ है? केवल 4 मल्टीपल तक गया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये सामने लिखा है। तो आप कैसे लिखोगे? देखो रोस्टर फॉर्म में है, तो ये रोस्टर फॉर्म है, हम लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर्मेट आप सबको पता है सॉल्यूशन में, एक्स इस तरीके से है, एक्स सच दैट एक्स इस तरीके से है कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। आपने बोला एक्स इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स 3 का मल्टीपल है, ठीक है। ये एक्स जो है यहाँ पे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। 1 रखोगे तो 1 into 3 3 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे एक्स की जगह पे 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा मल्टीपल में 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आपने बोला एक्स तो मल्टीपल है 3 का, तो पढ़ने वाला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ने वाले को पता होना चाहिए बहुत क्लियरली कि वो कुछ भी नहीं जानता हो तब भी यही बात लिखे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने तो ये बोला है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, पढ़ने वाला तो यही सोचेगा कि एक्स अगर 3 का मल्टीपल है तो वो कहीं भी हो सकता है, फिर तो 3 10 जा, 3 20 जा, 3 30 जा, ठीक है, 3 9 जा। लेकिन आप उसको रोकोगे, आप बोलोगे 3 मल्टीपल तो है 10 का, या सॉरी एक्स का, लेकिन वो 4 तक ही है, तो एक्स की वैल्यू कहां तक है? केवल 4 तक। तो आप बताओगे कॉमा एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है एक्स की वैल्यू, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 4 तक, तो 4 के इक्वल और 4 से कम, तब जाके ये वेल डिफाइंड हुआ। मैंने आपको बताया सेट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, सेट्स क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। तो आपने बोला था एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स अगर 3 का मल्टीपल होगा तो सोचने वाला तो ये भी सोच सकता है कि वो 3 5 जा 15 क्यों नहीं हुआ, 3 6 जा 7 जा, बहुत सारा हो जाएगा। मगर आपको तो इन चारों की वैल्यू बतानी है, तो आप बोलोगे एक्स की जगह पे हम 1 रख सकते हैं, देख ही रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा 3 1 मल्टीपल 3 3 आ जाएगा। 2 रख सकते हो क्योंकि 1 से लेके 4 तक आपने बता ही दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा। 3 रख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 रख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 3 12, और इसके आगे आप गए भी नहीं है। तो आपने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है उसको कि एक्स 1 से लेके 4 तक है। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी आप पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। आपने बोला एक्स 1 से लेके 4 तक है, तो पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 4 तक में तो 1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है, 2.1 भी आता है, 2.2 भी आता है। तो आप किन नंबर्स की बात कर रहे हो मुझसे? 1 से लेके 4 तक में किन नंबर्स की बात कर रहे हो? तो आप उसको बोलोगे वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर। ये ब्रैकेट अब क्लोज हुआ है। अब जाके ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इस बात से तो ये सोचने में आता है कि 3 मल्टीपल है तो बहुत सारा हो सकता है, 300 या 300। तो आपने उन लोगों को रोका, बोला नहीं 1 से लेकर 4 तक का ही मल्टीपल है। तो पूछने वाला आपसे ये पूछ रहा है कि 1 से 4 तक का मल्टीपल है, तो चलो 3 1 जा आपने बताया 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। लेकिन 1 से 4 तक तो बहुत सारे डेसिमल भी आते हैं, उनका क्या करोगे आप? उनको क्यों नहीं लिया? तो आप उन सबको हटाने के लिए क्या लिख दोगे कि नहीं हम डेसिमल नहीं लेंगे, हम एक्स की जगह नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 और 4। तो आपने बहुत क्लियरली क्लैरिफिकेशन दिया है उनको, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो सेट्स, सेट्स में आपको बहुत वेल डिफाइंड रहना है। जितना वेल डिफाइंड होगे उतना अच्छा सेट दिखेगा। तो आपने आप बोला मल्टीपल ऑफ 3, वो भी ठीक है। आपने बोला एक्स की वैल्यू 1 से 4 तक होगी, वो भी ठीक है। लेकिन एक्स की वैल्यू 1 से 4 तक कौन सी होगी जो नेचुरल नंबर में काउंट हो? 1 2 3 और 4। तब जाके कोई भी इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता होगा मैथ में, वो भी ये सब पढ़ के यही वैल्यू लिखेगा जो यहाँ लिखी हुई है, 3 6 9 और 12। क्योंकि 1 टेक कर सकते हो, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, 2 टेक कर सकते हो, 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये सारी वैल्यू काउंट करोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था बार बार सेट्स वेल डिफाइंड होना चाहिए, और अगर वो रोस्टर फॉर्म में है तो हम उसको किस में ले आए हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये आपका आंसर हो चुका है, ये फाइनल आंसर है। इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। ये तो फर्स्ट पार्ट था।
फिर सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अंदर 2 4 8 16 32 है। ठीक है, आपका सेट दिया हुआ है बी, मान लो इसको 2 4 8 16 और 32, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप पैटर्न देखो, क्या पैटर्न है इसका। 2 है, फिर उसका डबल 4 है, फिर उसका डबल 8 है, फिर 8 का डबल 16 है, फिर 16 का डबल 32 है। ऐसे केस में हम समझेंगे रफ में जाके कि ये हुआ क्या है। ठीक है, आप एलसीएम लो, 2 है, 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर, फिर 8 क्या हुआ 2 का क्यूब, फिर 16 क्या हुआ 2 की पावर 4, और 32 क्या हो गया 2 की पावर 5। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, 2 हर बार चेंज नहीं हो रहा है, इसका बेस चेंज नहीं हो रहा है। 2 की पावर 1 आ रही है पहले, फिर 2 की पावर 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है। तो 2 तरह की बातें होती हैं, एक होता है कि फिक्स, एक होता है चेंज, वेरिएबल। फिक्स कौन है यहाँ पे 2, तो 2 तो हर बार ही रहेगा। तो चेंज कौन हो रहा है? 2 की पावर कितनी हो रही है, कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 3, कभी 4, कभी 5। इसका मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 5 हर बार चेंज हो रही है, और 5 तक ही चेंज हो रही है। तो आप कुछ ऐसा लिखो सेट बिल्डर में जिससे उनको लगे कि 2 की पावर x है या n है, और वो n चेंज हो के 1 से लेके 5 तक जा रहा है। मैं इसको लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमेशा रफ में जाकर सोचा करो, आप लिखोगे, फॉर्मेट पता है आपको, x सच दैट x इस तरीके से है कि x इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है n। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये इसको लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख लो, x इज 2 रेज टू पावर n। ठीक है, लेकिन उसके जगह ज्यादा अच्छा ये रहेगा x इक्वल टू 2 की पावर n। लेकिन अभी भी ये डिफाइन नहीं है, पूछने वाला आपसे ये पूछ सकता है कि n है क्या, तो आप बोलोगे n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रखी जा सकती है। 1 से लेके कहां तक रखी जा सकती है? 5 तक। n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक रखी जा सकती है? 5 तक। तो पूछने वाला आपसे फिर ये भी पूछ सकता है कि 1 रखोगे, चलो 2 की पावर 1 तो 2 आ गया, 2 रखोगे 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 रखोगे 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 रखोगे तो 32। लेकिन 1 से लेके 5 तक तो बहुत सारे नंबर होते हैं, 1.1 1.9 2.8, उन सभी नंबरों को आपने को नहीं लिया, तो आप उनका मुंह बंद करने के लिए ये कह सकते हो कि हम केवल नेचुरल नंबर ले रहे हैं। n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर। n आपका क्या चीज है? नेचुरल नंबर। कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 5 तक। अब ये वेल डिफाइंड है, अब कोई भी इंसान पढ़ेगा तो उसको बात सही में आ जाएगी कि x क्या चीज है, 2 की पावर n है, पावर हर बार चेंज हो रही है, 2 चेंज नहीं हो रहा है। 2 की पावर n है तो कहां तक है? तो पावर n 1 हो सकता है, 5 तक हो सकता है। 1 से लेके 5 कुछ भी रखोगे सारी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो पावर के बीच में कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपने बोला ये n आपका क्या चीज है? ये n आपका है नेचुरल नंबर। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर है, और स्मॉल n का मतलब ये पावर है। तो अब आपका ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे ही वेल डिफाइंड हो जाता है तो इसका मतलब वो आपका सेट कहने लायक है। तो ये सेट है, किसमें है? सेट बिल्डर फॉर्म में। आप लिख दोगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्ड फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ आपको 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ इसके ऊपर, जैसे ऊपर से मैं मिटा के दे देता हूँ। एक दो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3, एक दो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका कुछ नाम रख लो, c इक्वल टू 5 25, इसके अलावा 125 और 625। ठीक है, ये हो गया। आप मुझे बताओ क्या पैटर्न है इसका रफ में जाके। 5 की पावर 1 है, फिर 5 का पावर 2 है, तभी तो 25 आया होगा। फिर 5 का पावर 1 है और 2 है, फिर 5 का पावर क्या है 3, फिर 5 का पावर 4, तभी तो 625 आया होगा। तो 5 6 है, और चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है इसका पावर। इसका मतलब ये हुआ कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n होगा, ऐसा कोई फॉर्मेट बनने वाला है। तो इसको लिखोगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, शॉर्टकट में दिया इन सेट बिल्डर फॉर्म। c इक्वल टू x सच दैट x इज 5 रेज टू पावर n। 5 की पावर कितनी है? n है।
वेयर एन कहां से लेके कहां तक है, एन होगा एक से लेके कहां तक, 4 तक। ठीक है, आप देख सकते हो पावर 1 रखेंगे 5 की जगह पे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125, 4 रखेंगे तो 625। और एन क्या कर रहा है, एन आपका एक नेचुरल नंबर है, ये आपको बताना होगा। एन इज अ नेचुरल नंबर। आप 1 से लेकर 4 तक में नेचुरल नंबर टेक करोगे, पॉइंट वगैरह टेक नहीं करोगे, तभी जाके ये वैल्यू आएगी। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था। ऐसे ही फोर्थ देखो, फोर्थ आपके सामने है 2 4 6, इसका नाम डी रख लो लेट करके, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये आपका बिल्कुल एंड तक गया हुआ है, अभी तक फाइनाइट सेट चल रहे थे, अब इनफाइनाइट सेट आ गया डॉट डॉट में। इसको कैसे करेंगे देखो, आप ये बताओ पहले 2 4 6 8 10 डॉट 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 क्या चीज है ये आपका मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 का टेबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे कर करके पता नहीं कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो आपको जब समझ में आ ही गया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, x such that x is a multiple of 2। x is a multiple of क्या है, 2 है। x इस तरीके से है कि x is a multiple of 2, x एक 2 का टेबल है। तो इस x की जगह पे क्या क्या रखा जा सकता है, 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर रखोगे तो बहुत सारा कुछ आएगा। तो आपको बताना होगा इस बार कि x आपका बहुत सारा नंबर है और वो सारा नंबर नेचुरल नंबर है। तो आपने क्या बोला कि इस बार कुछ फिक्स नहीं है, सब इनफाइनाइट है, तो x की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, कि इस x की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। ठीक है, 1 रख सकते हो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 की जगह 2, यहाँ x की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो 8 आएगा, 5 रखोगे तो 10 आएगा, डॉट 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 एन तक आता जाएगा, एन रखोगे तो 2n आ जाएगा। ये बात है। तो आपने देखा एक बार पैटर्न समझ में आ जाए तो सबका फॉर्मेट एक जैसा ही है, एक्स प्लस दैट एक्स, एक्स प्लस दैट एक्स। बाकी यहाँ पे डिफाइन करना है, अच्छे से डिफाइन कर देना, बात समझ में आ जाएगी। यही अगर 20 तक होता तो आप यहाँ पे लिखते हैं एक्स की वैल्यू 1 से लेके 20, 1 से लेके 10 तक है, तभी 2 टाइम क्या हो जाता है 20। यही अगर 10 तक होता तो एक्स की वैल्यू 1 से लेके 5 तक होती, क्योंकि 2 5 क्या हो जाता है 10। अब इनफाइनाइट तक है तो सारे नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है 1 से लेके 1 4 9 डॉट 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 100। अब ये आपका फाइनाइट हो गया। ठीक है, डॉट डॉट 100। आपको नहीं लगता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, रफ में आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे डॉट डॉट 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो पावर तो चेंज नहीं हो रही है, सबके पास स्क्वायर है। इस बार बेस चेंज हो रहा है, बेस में 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो बेस चेंज हो रहा है, सबकी पावर चेंज नहीं हो रही है, पावर तो 2 ही है। तो जब पैटर्न समझ लिया आपने, इसका नाम ये रख सकते हो। तो पैटर्न समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका बेस चेंज हो रहा है इस बार, तो बेस की जगह लिख सकते हो यहाँ पे n की पावर कितनी हो गई 2। ठीक है, n की पावर या स्मॉल n ले लो, n की पावर कितनी हो गई 2, n की पावर 2, n की पावर 2। ठीक है, n की पावर 2, x इज इक्वल टू n की पावर 2, सभी का स्क्वायर हो रहा है। तो n क्या चीज है, n 1 है, 2 है, 3 है, 10 तक है ना। तो आप लिखोगे n 1 से लेके 10 तक की गिनती है, और वो गिनती में पॉइंट नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपने बोल दिया कि स्मॉल n की जगह आपको नेचुरल नंबर बिलोंग करवाना है, यानी स्मॉल n 1 से लेके 10 तक का नेचुरल नंबर है, बीच में कोई पॉइंट नहीं आएगा। अब आप चेक कर सकते हो कि 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 के स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इस तरीके से 10 भी रख सकते हो, बोला गया है 10 रखोगे 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो आपको इस तरह से अपना बिल्डर फॉर्म बनाना है कि आप आराम से उस चीज को रोस्टर फॉर्म में देख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। एक बार आप ये क्वेश्चन देख लो 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे करा के क्लास ओवर करता हूँ आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको ही करना है, अगर बुक आपके पास हो तो, नहीं तो डाउनलोड कर लेना, वही चीज है।
घर से आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करके लाना ही आपका होमवर्क है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 5 को एक पार्ट में करके क्लास ओवर कर देता हूँ, समझा देता हूँ इस पार्ट आपको। इसमें बोला है, जैसे सेकंड पार्ट ले रहा हूँ इसका, इसमें बोला है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं आपको सेट तैयार करना है। एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, -12 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, ठीक है, -12 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। याद रहे एक्स इंटीजर है तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, आप रफ में आ जाओ, -12 को ले सकते हो 0.5 और 9/2 को 4.5, ठीक है। तो मुझे बताओ सेट बी रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो -0.5 से 4.5 के बीच में इंटीजर चाहिए। तो सबसे पहला इंटीजर कौन होता है, 0, उसके बाद कौन होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 5 ले नहीं सकते क्योंकि 4.5 से बाद में नहीं ले सकते आप। 9/2 को 4.5 कहते हैं, -12 को -0.5। इसके बीच में लेना कौन सा था नंबर, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, हमें कौन सा लेना है। क्वेश्चन है वेल डिफाइंड किया है इंटीजर, तो ये इंटीजर है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म तैयार हो गया। तो इसी तरह से आज की क्लास का आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.1 आपको एंड करके लानी है, ठीक है, और प्लस इसके एग्जाम्पल भी। ये आपका आज होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। आप सबसे पहले आप लोग एक मुझे मैसेज करोगे, एक ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, आप लोग मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करोगे, ग्रुप बनाऊंगा, अब लिंक ग्रुप में ही आया करेगा, तो आप मैसेज करके आए लिख देना, उस पर मैं आपको एक ग्रुप बना दूंगा, नाम, ईमेल आईडी, ठीक है, नाम और ईमेल आईडी लिख के भेज देना, एक ग्रुप बना दूंगा मैं आपका सभी का, वो 11th क्लास का ग्रुप, उसी में लिंक आएगा। नंबर मेरा है 80102646 और 19, एक नंबर है 83, किसी पे भेज देना 83, ठीक है, 8383956596, ठीक है। मेरा नाम केशव है, आप इसमें से किसी को भी आए लिख के भेज देना, मैं आपको एक ग्रुप बना दूंगा, अब लिंक ग्रुप में आया करेगा। ये मेरी डेमो क्लास थी, मैंने आपको दे दिया, कंटेंट सारा बता दिया, सिलेबस में सबसे पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है, और रिपीट भी करा दूंगा। पूरे ईयर के अंदर 2 टाइम सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा, और सिलेबस रिवाइज होने के बाद मैं आपको टेस्ट देना शुरू कर दूंगा, टेस्ट सीरीज जो भी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आज रिवाइज करना है, ग्रुप में हाई लिख के भेजना है, मैं आपको सारा कंटेंट एक बार बता के भेज दूंगा, जो भी चीज चाहिए आपको, सैंपल पेपर वो सब चीज ग्रुप में आया करेंगे आपके, ठीक है, जो भी नोट्स होगा, PDF फॉर्म है, वो सब इसी में आएगा, तो एक बार हाई लिख के भेज देना, मैं ग्रुप बना दूंगा। आज की क्लास आज ओवर होती है, ठीक है, थैंक यू।